नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक अमरेन में। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सा नया टॉपिक लेके आया हूं। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो मैं आज आपको ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, उसको किस तरह से हम ब्लॉगिंग में महारत हासिल कर सकते हैं और ब्लॉगिंग करने का जो शुरुआती स्टेज होता है, मतलब शुरुआती कुछ स्टेप्स कह सकते हो, उन स्टेप्स को कैसे हमें फॉलो करके क्या किस तरह से हमें फॉलो करना है, साथ ही ब्लॉगिंग करते वक्त हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और ब्लॉगिंग से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज आपको ब्लॉगिंग का जो ब्लॉगिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसी को उसी की हम शुरुआत करते हैं हमारे अपने पहले पॉइंट से। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट है इंटीग्रेट सोशल शेयरिंग इनटू योर ब्लॉग। जब भी आप अपना कोई भी ब्लॉग लिखते हो अपनी वेबसाइट पर, तो आपको क्या करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो वहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं अमरेन सर की वेबसाइट पर गया, digitalamreen.com। देन जैसे आप देख पा रहे होंगे ब्लॉग, तो ब्लॉग तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका बताता हूँ कि यहाँ पर ये ब्लॉग लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें जो अपने कस्टमर्स जो भी हमारी वेबसाइट पर आते हैं उनको उनके अकाउंट को हमारी वेबसाइट से एक तरह से अटैच करना है, जिसकी वजह से हमें उसका क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई नया अपडेट लाते हैं, तो जो भी कस्टमर्स हमसे कनेक्टेड हैं, उनके मोबाइल पर उनके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। जो भी हम अपने अपडेट्स नए-नए निकालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा एक सोशली हम कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप कोई भी अपना ब्लॉग लिखते हो, तो उससे आपको अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको कनेक्ट करना होगा, जिससे कि आपको उसका बहुत ही भरपूर बेनिफिट मिलेगा। वो जब क्योंकि उससे क्या होगा ना कि जब कस्टमर्स आएँगे और वो आपके हर एक अपडेट्स पर आपकी वेबसाइट पर आते हैं, आपके ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, उससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर का रीच होगा, वो और बढ़ेगा और जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये आपकी जो कह सकते हैं कि वेबसाइट को और भी ज़्यादा ड्राइव करेगा और जिसकी वजह से आपका जो ब्लॉग लिखने का तरीका है, उस पे वो लोग कहीं न कहीं कुछ रिव्यू भी देंगे और रिव्यू देंगे तो आपको उस रिव्यू में मतलब वो कहीं न कहीं कमेंट करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कैसा भी कमेंट होता है, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी वो किस तरह की उनकी नीड है और आपको भी उसके अकॉर्डिंगली फिर अगर आपके ब्लॉगिंग में उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो चाहते हैं कि आप उसे चेंज करो, तो आप उसको भी चेंज करो, उसको और बढ़िया तरीके से उनके सामने जब रिप्रेज़ेंट करोगे, देन उनको जो वो चीज़ अच्छी लगेगी, देन वेबसाइट का जो आपका जो ब्लॉग होगा, वो और भी सुपीरियर होगा, जिसकी वजह से आपको जो अनलिमिटेड फ़ायदे होंगे और वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। चलिए
ये था हमारा नंबर 1 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। आपको पहले ये समझना होगा कि कॉल टू एक्शन वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका एक्चुअल में मीन क्या होता है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो कॉल टू एक्शन होता है वो ये होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पर मान लो कोई प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो, मतलब आप अपनी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट डालते हो और उसको आप अपने कस्टमर से परचेज कराना चाहते हो, राइट। तो उस सिचुएशन में कॉल बटन का इस्तेमाल करोगे। तो मतलब उस टाइम आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि यार मैं अपने कस्टमर को प्रोडक्ट तो सेल करना चाहता हूँ, बट मैं उसके लिए जो कुछ अट्रैक्टिव वे में कैसे उन्हें अपना प्रोडक्ट परचेज करवा सकता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले जो कुछ कॉल बटन्स होते हैं, जैसे कि बाय नाउ, जॉइन नाउ, सो इस तरह के बटन्स को आपको इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप इस तरह के बटन को आपको अपने जो वेबसाइट पर इंक्लूड करना है, जिसकी वजह से आपको इसका बहुत ही बढ़िया फायदा ये मिलेगा कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब आप इन कॉल बटन्स का इस्तेमाल करोगे तो ये आपकी जो वेबसाइट को या जो आप आपके जो प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में उनके सामने प्रेजेंट करेगी, तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कस्टमर्स पर। और आप ये तो ऑब्वियसली चाहोगे कि वो जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो परचेज करें, राइट। तो इस वजह से आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ईजिली वे में अपने कस्टमर को परचेज करवा सकते हैं। और अगला है हमारा प्रोड्यूस गुड कंटेंट। आपको जब भी आप ब्लॉग लिखते हो तो आपको इस चीज़ का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो भी कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो तो उसमें अगर आप अपना जो भी क्रिएटिविटी उसमें दिखाते हो तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं रेलेवेंट होनी चाहिए। नंबर 1 चीज़, मतलब आपके जो कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अफेक्ट करती हैं आप कंटेंट को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो मैं बताता हूँ, नंबर 1 चीज़ होती है कि जो आपका कंटेंट है वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए। कि मान लो अगर आप बात कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे ना, उसमें क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलते हैं, कुछ ऐसा नया जानने को मिलता है जो आप एज अ कंटेंट अगर उसको यूज करते हो अपनी ऑडियंस से, एक तरह से उनको अपनी ऑडियंस को अगर कुछ बताना चाहते हो अपने कंटेंट के थ्रू, और जिससे कि ऑडियंस को तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही, साथ ही आपको तो मिलेगा ही। तो आप अगर उनको वैल्यू देते हो अपने कंटेंट के थ्रू तो ऑब्वियसली उनके अंदर तो ट्रस्ट बनेगा ही, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना कंटेंट कोई भी बनाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, आपके जो कंटेंट एकदम कंसाइज वे में होना चाहिए, और बिल्कुल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपके कस्टमर हैं वो कहीं भी बोर ना हो। और अगर वो एक बार आते हैं आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि जो वो अगर उन्हें कुछ उसमें इंटरेस्टिंग लगता है तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वो दोबारा भी आएंगे, और दोबारा आएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका जो जितना भी देर
आपकी वेबसाइट पर आते हैं, वहाँ पे टाइम बिताते हैं और वो पढ़ते हैं, उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो फिर दोबारा आते हैं, जिससे कि आपका जो कुछ सजेशन भी देंगे, जिससे कि आपका ही जो कंटेंट होगा उसमें आप और भी सुधार करोगे, और सुधार करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल डू मच बेटर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। द हेडलाइन शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। जब आप अपना वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हेडलाइन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको सिंपली इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप जब भी अपना वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट बनाने के बाद ऑब्वियसली आप उसका एसईओ करते हो। एसईओ के टाइम क्या होता है कि हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है। उसमें एक वर्ड होता है ईट, EAT। वर्ड के जो 3 लेटर है EAT, ये तीनों लेटर किस चीज को स्टैंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो हमारा E है वो एक्सपर्टाइज को स्टैंड करता है, और एक्सपर्टाइज से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बता दूं सिंपली कि जब भी मान लो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी लिखते हो, फिर आप अगर मान लो कुछ और चीज जैसे फूड के बारे में लिखने लग गए, फिर आप लिखने लग गए क्रिकेट के बारे में, तो इससे क्या होगा कि जो आपका एक किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपका आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। एम आई राइट? जैसे कि भी मतलब इसमें आप खुद ही समझ पा रहे होंगे ना कि आपको जब भी अपना ब्लॉग लिखना है तो आपको कुछ भी ऐसा मतलब आपको मिक्सअप नहीं करना है। आप अगर किसी एक फील्ड पर लिख रहे हो, मतलब किसी एक चीज के बारे में लिख रहे हो, तो आप उसी चीज में एक्सपर्टाइज को गेन करने का कोशिश करोगे ना। जैसे कि अगर आप जो डिजिटल अमरेन सर हैं उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया है, तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में इतना कुछ सीखा है जिससे कि फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और वो एक्सपर्ट इसलिए बने हैं कि जो उनका एक तरह से सारी चीजें क्लियर एंड कट है, और जो उनका हेडलाइन मेनली क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप मतलब अपने ब्लॉग में लिखते हो तो उसका जो हेडलाइन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अगला है अथॉरिटेटिवनेस। ये क्या होता है? जब भी आप कोई भी, जैसे कि मैंने अपने सर का एग्जाम्पल दिया, तो उसी से चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि मान लो कोई भी अगर स्टूडेंट होता है तो वो यही बात करेगा कि मैं डिजिटल अमरेन सर के पास जाके डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा जो तीसरा पॉइंट है ट्रस्ट वर्दीनेस, वो भी सामने निकल के आता है कि वो भी स्टैंड आउट होता है। इससे जो हमारा तीसरा पॉइंट है ट्रस्ट वर्दीनेस, वो भी कनेक्टेड है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कोई भी सर के पास आता है तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या हो सकता है? वो यही होगा ना कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रस्ट बना कि जो डिजिटल अमरेन सर हैं वो डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सिखाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट बन गया है कि हाँ मैं वहाँ जाके सीखूंगा क्योंकि वहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो इस वजह से वो डिजिटल अमरेन सर के पास आके कोचिंग डिजिटल अमरेन सर से ही सीखेंगे। तो इससे ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसका मेनली जो मकसद यही था कि जो आपका हेडलाइन होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का एक तरह से मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि आप कभी कुछ बात कर रहे हो कभी कुछ बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। राइट? टू द पॉइंट होना चाहिए, एकदम क्लियर एंड कट होना चाहिए। तो अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पोस्ट हाईली रीडेबल। आप जब भी कोई ब्लॉग लिखते हो तो उसमें आपका जो मेन मकसद है वो यही रहेगा कि जो आपका ब्लॉग है वो ज्यादा लोग रीड करें, और ना करें बल्कि उस पर कुछ कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा निकल के, मतलब आप खुद ही सोचना, आप
इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि मान लो आपने कोई किसी भी टॉपिक पर, फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट पर आपने ब्लॉग लिखा, राइट? तो उस टाइम क्या होगा कि आपने ब्लॉग लिखा, आपने पोस्ट कर दिया, और फिर उसके बाद जब आपके जो भी कस्टमर्स आते हैं उसको रीड करते हैं, देन क्या होता है कि कुछ लोग उस पर कमेंट भी करते हैं कि कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया कि आपको जो जो भी कमेंट्स आते हैं उन पे एटलीस्ट रिप्लाई करना है, और जो भी कमेंट्स आते हैं उस पे आप ये देख सकते हो कि जो भी कमेंट्स आए उससे मैं कैसे अपने ब्लॉग को और भी बेस्ट वे में अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। इससे कि क्या होगा, मेरे अंदर ही कुछ नई काबिलियत, मेरे अंदर ही कुछ ऐसा, शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग निकल जाए जिसकी मैं सोच भी नहीं रहा था, बट वो उस टाइम ही हो सकता है जब आप उस मोमेंट में रह के उन चीज़ों को ध्यान में रख के और अपने ब्लॉग पे पूरा फोकस रखते हो, और फिर जब उसको लिखते हो कि अगर अपने आप को ऑडियंस के जगह रख के और फिर आप अपना ब्लॉग लिखते हो, तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ये आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि जब भी आप ब्लॉग लिखो तो आप अपने आप को ऑडियंस के स्थान पर रख कर फिर लिखिएगा कि जो हमारी ऑडियंस है वो क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जो उनको कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लग सकती है, जिससे कि जो आपका ब्लॉग्स जो आप पोस्ट करोगे वो और भी ज़्यादा लोगों को रीच करे। तो अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यूज ऑसम इमेजेस फॉर ब्लॉग पोस्ट। मतलब जब भी आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट करो तो उसमें जो भी आप इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऑडियंस को पहली नज़र में ही अट्रैक्ट कर जाए। और इससे क्या होगा, जब वो ऑडियंस को तुरंत ही अट्रैक्ट कर देगा तो आपका जो एक तरह से लोग टाइम बिताएंगे आपकी वेबसाइट पर, तो वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको उसका बहुत ही बढ़िया फायदा होने वाला है। एम आई राइट गाइस? सो आई मीन ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग टाइप का आपको इमेज यूज करना है जो आपके कस्टमर्स को एक तरह से मनमोहित कर ले, और वो आपको एक तरह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा अपने काम को और भी अच्छे ढंग से करने के लिए। क्योंकि जब आप उन सारे इमेजेस का इस्तेमाल करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, और जब आपका माइंड जितना ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा उतना ज़्यादा आप अपने इमेजेस को इस तरह से इस्तेमाल करोगे कि जो आपकी ऑडियंस है वो उस इमेजेस को बिना देखे, बिना पूरा पढ़े, आपके मतलब जो आपका ब्लॉग है उसको बिना पढ़े जा ही नहीं पाएगी यहाँ। तो चलिए अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इंक्रीज योर ईमेल सब्सक्रिप्शन। जब भी आप ब्लॉग लिखते हो तो आप ये भी ध्यान रखना है कि मतलब जितने भी आपके ईमेल के सब्सक्राइबर हैं वो उनका जो नंबर है आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते हो, क्योंकि जितने भी ज़्यादा आपके पास ईमेल सब्सक्राइबर होंगे तो आप उनको उतना ही ज़्यादा अपडेट कर पाओगे, और जितना ज़्यादा अपडेट करोगे तो जो आपकी ऑडियंस का रीच है आपकी वेबसाइट पर तो वो तो बढ़ेगा ही, और जितने लोग आएंगे तो वो आपके ब्लॉग पर जितना टाइम बिताएंगे तो आपको ही उसका फायदा होगा। अगला है ऐड योर नेम एंड बायो टू बिल्ड योर ट्रस्ट। आप जब भी ब्लॉग लिखते हो ना तो उसमें आपको अपना नाम जरूर मेंशन करना चाहिए, जिसकी वजह से आप जब अपना नेम यूज़ करते हो तो उससे कहीं ना कहीं लोगों पर एक बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहूँगा मैं। और वो क्या होता है कि लोग आपको आपके नाम से जानने लग जाते हैं, और जब आप अपना उसमें नेम ऐड करते हो ना तो वो कहीं ना कहीं एक अलग से एक बढ़िया इम्प्रेशन, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो आपकी उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपकी और उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा नेम होना चाहिए,
और जो हम कह सकते हैं बायो होता है, वो हमें जो ऐड करना है वो इस वजह से ऐड करना है कि के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम अपना जो नेम होता है, जो बायो होता है, उसको ऐड करना जरूरी होता है, जो कि एक जो हमारे ब्लॉग को और भी ज़्यादा रीडेबल, और भी ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए एक बढ़िया वे होता है। मेक योर ब्लॉग मोबाइल फ्रेंडली। आपको जब भी ब्लॉग लिखना है तो वो मोबाइल वो ऐसा ब्लॉग लिखना है कि जो मोबाइल फ्रेंडली हो, राइट? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब इससे हम क्या समझते हैं कि क्योंकि आप समझ रहे हो कि जितने भी लोग होते हैं वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम पे ज़्यादा देखते हैं। तो आपको जो अपना ब्लॉग हो वो ज़्यादातर मोबाइल फ्रेंडली बनाना चाहिए, क्योंकि आप आजकल जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर मोबाइल पे ही अपना टाइम व्यतीत करते हैं। को मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो आपने ब्लॉग लिखा क्रिकेट पर, राइट? तो क्रिकेट पर जब आप ब्लॉग लिखोगे तो वो मतलब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लोग ज़्यादातर लोगों के हाथ में एक मोबाइल हमेशा आप देख पाते होंगे कि वो कहीं ना कहीं लैपटॉप पे या मतलब वो सिस्टम पे उतना ज़्यादा बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल मैं कहूँगा वो से ज़्यादा मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो आपको भी अपना जो ब्लॉग होगा वो ऐसा बनाना है कि जो मोबाइल को ज़्यादा फ्रेंडली है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, जो कि आपके लिए एक तरह से डिसएडवांटेज के रूप में हो सकते हैं। कि वो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर मान लो आप ऐसा ब्लॉग बनाते हो जो सिर्फ सिस्टम वाले जो सिस्टम यूज़ करते हैं उनके लिए फ्रेंडली है, तो वो कहीं ना कहीं फिर उनके लिए तो वर्क करेगी, बट जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है जो मोबाइल फ्रेंडली लोग हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं नहीं काम करेगी। तो आपको तो ये हमारा बहुत एक तरह से मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको जो अपना ब्लॉग है वो मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। अगला है हमारा कमेंट ऑन अदर ब्लॉग। मान लो कि अगर मैं किसी और के ब्लॉग्स पर कमेंट करता हूँ तो उससे क्या होगा कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो मैं अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर सकता हूँ। कि जब भी मैं लोगों के अगर जब भी मैं लोगों के ब्लॉग्स को पढ़ूंगा तो उससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ नए नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे, और वो आइडियाज़ को मैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। कि जब भी मैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँगा तो आई थिंक मुझे कुछ नया निकल के आए, मुझे कुछ नया समझ में आएगा, और कुछ नया निकलेगा तो वो मेरे लिए ही फ़ायदेमंद है। कि कुछ ऐसा क्रिएटिव निकल सकता है जो आई थिंक मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, बट वो उस टाइम मैंने उनके ब्लॉग्स को पढ़ के कुछ नया सीखा, और फिर जब मैंने उस पे कमेंट किया तो उस सामने वाले ने जब कुछ रिप्लाई किया तो उससे भी मैंने कुछ नया चीज़ निकाला। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा छोटी-छोटी होती है, बट ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कि इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, आप ये अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, बट जब आप ब्लॉग लिखोगे तो आप उस टाइम इस चीज़ को समझोगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। कि ये जो मेरी बातें हैं ये आपको उस टाइम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी जब आप ब्लॉग्स लिखोगे, राइट? तो चलिए अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एनालाइज योर रिजल्ट एवरी टाइम। आपको जब भी आप अपना ब्लॉग्स लिखते हो तो आपको हमेशा उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि मान लो आपने कोई ब्लॉग लिखा, ठीक है, और आपकी ऑडियंस ने उस ब्लॉग्स को पढ़ा और उन्हें उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक है? तो आप तो जब वो अच्छा ही नहीं लगा वो तो मतलब कुछ सेकंड में ही उसमें ही चली जाएगी। फिर इससे क्या होगा कि जो आपका बाउंस रेट होगा,
वो और बढ़ जाएगा। और बाउंस रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं फिर रैंक नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको एक तरह से डीमोटिवेट फील होगा। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि जो आपका रिजल्ट है, जब भी आप कोई भी ब्लॉग करते हो और ब्लॉग लिखते हो, तो उसका जो पोस्ट जब भी करते हो, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पढ़ा इसे, मतलब कितने लोगों ने इसको देखा। तो वो सारी चीज़ें, ये जब आप रिजल्ट में उसको एनालाइज करोगे तो आपको भी कुछ नया करने का एक तरह से अंदर से आएगा कि अगर मैं कुछ इसमें अलग से चेंजेस करता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक तरह से एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपको उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। विदाउट एक्सपेरिमेंट कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ समझ में आई होगी जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।